सारे बच्चों ने हेडिंग डाल लिया ना, पीरियोडिक फंक्शन। देखो होता क्या है, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आज की पूरी क्लास ही हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ही जा रही है। यहाँ तक कि जो पहले भी पढ़ाया वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए। लेकिन क्लास 10th में कभी मैंने तुम्हें डिटेल में कुछ नहीं बताया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उनकी डोमेन क्या है, रेंज क्या है, उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, मैंने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग इतना जान भी नहीं सकते हैं, दिक्कत होती है। तो हमें उतना ही बताया कि इतने काम की चीज़ें थी। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें बताई। एक से चेंज कैसे करते, थोड़े से प्रूविंग वाले सवाल करे थे। क्लास 11th में क्या होता, हमें इन फंक्शन के बारे में एक एक चीज़ जाननी होती है। बट साइन एक्स है तो दिखता कैसा है, ग्राफ कैसे बनता है उसका, कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, टेन एक्स का कैसे बनेगा, सेक एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा। अच्छा, इसमें कोई वैल्यू डाल रहे हैं तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ सकती है, लोएस्ट वैल्यू कितनी आ सकती है। जो जो आउटपुट निकलते हैं उनको हम लोग रेंज बोलते हैं। तो ऐसे फंक्शन की भी रेंज क्या होगी। इनमें जो एक्स की जगह हम वैल्यू या थीटा की जगह वैल्यू डालते हैं, वो कौन कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं। ऐसा तो नहीं सारी वैल्यू डाल दें, पता चले ये मोबाइल उठाया मैंने, मोबाइल ही डाल दिया उसमें एक्स की जगह, क्या पॉसिबल है डालना, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग क्लास इसमें हम लोग सारी की सारी पढ़ते हैं क्लास 11th में, ठीक है। अब पीरियोडिक नाम समझ में आ रहा, पीरियोडिक का मतलब है कि थोड़े टाइम पीरियड के बाद कोई चीज़ रिपीट कर रही होगी। क्योंकि जितने भी साइन फंक्शन होते हैं, कोसाइन फंक्शन होते हैं, ये अपने आप को कुछ टाइम पीरियड के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करने लगते हैं। इसको आसान तरीके से याद करने का मैं तरीका बताऊं तो ऐसे सोचो, कोई एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसमें तुमने एक कांस्टेंट कोई ऐड किया ए, लेकिन उसमें फर्क ही नहीं पड़ा। किसी फिक्स कांस्टेंट के बाद वो अपनी वैल्यू रिपीट करने लगा। देखा, एफ ऑफ एक्स प्लस ए, एफ ऑफ एक्स आने लगता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पीरियोडिक फंक्शन बोल रहे होते हैं, ठीक है। ये बात तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गई। जैसे हमारे पास में जो ए एस टी सी रूल है, इसके हिसाब से हमें पता है भाई ये होता है 0, ये होता है 90 डिग्री, ये होता बच्चा मेरा 180 डिग्री, और ये होता बच्चा मेरा 270 डिग्री, ये होता 360। मेरा सवाल दूसरा है, बताओ 720 डिग्री कहाँ होगा, या बताओ 400 डिग्री कहाँ होगा, या 370 डिग्री कहाँ होगा। तो तुम कहोगे क्या, कोई नहीं सर, यहाँ से घूम के यहाँ तक आ गए तो हो गए 360, 370 की बात कर रहे तो एक चक्कर और लगा लो, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं आगे। मैंने और बढ़ा दिया, मैंने बोल दिया बताओ 2000 डिग्री कहाँ होगा, तो तुम कहो कि सर एक चक्कर लगा लो 360 हो गए, दो लगा लो 720 हो गए, लगाते रहो जब तक लगा लो जब तक आपका पेट ना भर जाए। लॉजिक समझ में आ गया। तो कितने भी एंगल निकाल सकते हैं। मजेदार बात यह है कि यार जब हम चक्कर लगा रहे थे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे साइन जब जब आएगा, एक चक्कर लगाने में एक बार आएगा, दूसरे चक्कर में आएगा, तीसरे में भी आएगा, तो अपनी वैल्यू वो रिपीट करने लगेगा। वैल्यू तो वही देगा ना, जब जब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा सेम वैल्यू देगा। समझ में आया। जैसे एक आसान चीज और बताऊं, जैसे तुमसे कोई पूछे बताओ बेटा साइन एक्स की वैल्यू 0 कब होती है, बोलो। साइन कब होती है, साइन एक्स इक्वल टू 0 कब होता है। अब कुछ बच्चों ने आंसर भी दे दिया कि साइन थीटा इक्वल टू 0 कब होता है, थीटा इक्वल टू कितना हो, 0 डिग्री। ठीक, ये गलत आंसर है, क्योंकि 10th तक यही पढ़ाया जाता है। एक्चुअली एक वैल्यू पे 0 नहीं देता, इनफाइनाइट मैनी वैल्यू होती हैं, इनफाइनाइट मैनी वैल्यू पे 0 देता है, 0 पे भी देता है, 180 पे भी देता है। जब जब हॉरिजॉन्टल लाइन को वो टच करेगा तब तब 0 देगा। तो एन पाई पे होता है। तो जब भी कोई, अब तुमसे क्लास 11th में आ गए कोई पूछे साइन थीटा 0 कब देता है, तो तुम क्या बोलोगे, 0 नहीं बोलोगे, तुम बोलोगे कि थीटा इक्वल टू एन पाई होता है। कितना बच्चा, एन पाई। और पाई की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने लास्ट क्लास में, नहीं भाई, डिग्री में कितनी होती है, 180 डिग्री बताई थी। तो साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू होती है एन पाई। अब एन होते हैं इंटीजर, तो एन पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, पाई, -2 पाई, जितनी भी वैल्यू हैं उन पे सब पे साइन थीटा कैसा आएगा, 0 आएगा। एक चीज याद हो गई, एक फॉर्मूला ये याद करना। आगे सुनो, अगर तुमसे कोई बोले, अगर तुमसे कोई बोले कि कॉसेक्स 0 कब देता है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि जिससे तुम्हें पीरियोडिक के बारे में थोड़ा याद रहेगा। अच्छा, पीरियोडिक का मतलब है कि ये अपनी वैल्यू थोड़ी थोड़ी देर बाद रिपीट करते होंगे। रिपीट करने की वजह से हमें क्या करना है, हमें याद रखना है कि अच्छा, और कुछ फंक्शन रिपीट करने का भी तरीका है। साइन का अलग एक है कि हम इतने के बाद रिपीट करेंगे, कॉस अलग रिपीट करता है, टेन अलग करता है, कॉट अलग करता है। समझ में आया, वो हम लोग पढ़ेंगे। कॉसेक्स इक्वल टू अगर 0 हो, कॉस थीटा इक्वल टू अगर 0 हो, कॉस थीटा 0 हो, तो थीटा की वैल्यू कब 0 देता है वो, बोलो बेटा। हमें तो याद है कब देता है,
और सोचो बेटा। हाँ हाँ, नहीं गलत आंसर है, ठीक, तुम्हारा गलत आंसर है। और कोई बताओ, ट्राई करो ट्राई करो। अरे नॉर्मल 10th वाला याद करो ना। 0 डिग्री पे तो, 0 पे तो 1 आती है। 90, बहुत बढ़िया, 90 पे देता है। याद रखना, सिर्फ 90 पे नहीं देता है, सिर्फ 90 पे नहीं देता है। जब आए, ये मैं बार बार पूछा करूंगा, ठीक है? तो तुम बोलोगे सर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 इस पे देगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। ये ऑड नंबर है, ये कैसा नंबर है? इवन नंबर। जब भी मैं बोलूंगा तो 2n, अगर मैं बोलूँ बताओ बेटा इवन नंबर क्या होगा, तो इवन नंबर में कभी भी अब तुम 2 2 4 6 8 10 12 नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? 2n बोलोगे। क्या बोलोगे बच्चा? और n क्या है? n इंटीजर है। 2 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में, किसी इंटीजर में कर दोगे, वो इवन नंबर बन जाएगा। डन। और किसी इवन नंबर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? अगर 1 माइनस कर दूं तो क्या बन जाएगा? तब भी ऑड बन जाएगा, तब भी ऑड बन जाएगा भाई। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुमसे ऑड नंबर में पूछूंगा, अगर बच्चा मैं ऑड नंबर पूछूंगा, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए कि सर 2n + 1। और इवन नंबर पूछूंगा तो क्या बोलोगे? 2n। साइन थीटा 0 कब देता है? n पाई पे। कॉस थीटा 0 कब होता? 2n + 1 इंटू π/2। ये चीजें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है? 12th तक याद रखनी। तो भैया ऐसा कुछ कुछ होता है। अब सुनो आगे। पहले इतना एक काम करो, पहले यहाँ से यहाँ तक लिखो तो बेटा, क्योंकि मैंने अभी पीरियोडिक फंक्शन के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है, क्योंकि उसके ज़्यादा हो जाएगा फिर। पहले अच्छे से इतना लिख लो कि ऐसा कुछ होता है कि साइन थीटा 0 होता है, इसका मतलब है ये n पाई पे 0 होता है। कॉस थीटा 0 कब होता है? ऑड मल्टीपल ऑफ 90 पे 0 होता है। इवन नंबर क्या होता है? 2n। ऑड नंबर क्या होता है? 2n + 1। लिख लो आगे लिखो। आज की क्लास में सीखेंगे बहुत ज़्यादा। ये सारी जो कहानी बताई जा रही है वो छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताई जा रही है। पीरियोडिक नहीं, पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन होते हैं तो अपनी वैल्यू कुछ टाइम पीरियड बाद रिपीट करने लगते हैं, ठीक है? तो यही दे रखा है कि मान लेते हैं कोई लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर है p, जिसके बाद में वो वैल्यू अपनी रिपीट करने लगते हैं, मान लो, तो वो क्या हो जाएगा? वही तुम्हारा पीरियड ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, इसको कोई बच्चा पढ़ के बताएगा ये क्या लिखा है? अगर मैंने बोला इसको पढ़ के बताना बेटा, क्या हो जाएगा? इसको पढ़ते हैं फंक्शन, कोलन लगा हुआ है, कोलन के बाद है ये डोमेन है, और ये क्या है? रेंज है, ठीक है? डोमेन का मतलब होता है इनपुट, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। जो हम वैल्यू फंक्शन में पुट कर रहे होते हैं वो डोमेन होती है, जो निकल के आता है उसको रेंज बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, पहले इतना लिखा। इतना लिखने के बाद में कुछ हम लोग लिखो पीरियोडिक फंक्शन जानेंगे कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या पीरियड है। जैसे जैसे मैंने लिखा पीरियोडिक फंक्शंस में कुछ लिखने वाला हूं यहाँ पे। मान लो मैंने लिखा बेटा पहला साइन एक्स, तो साइन एक्स न लिख के मैं लिखूंगा साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू, डायरेक्ट ये होता है बेटा साइन थीटा। दूसरा कॉस 2n पाई प्लस थीटा को बच्चा मैं लिख सकता हूं डायरेक्ट कॉस थीटा। थर्ड नंबर पे ऐसे ही मैंने लिखा टेन एन पाई प्लस थीटा, इसको मैं लिख सकता हूं टेन थीटा। तुम लोगों को याद रखना है इसको, ठीक है बच्चा? कॉट एन पाई प्लस थीटा क्या होता है? ये भी कॉट थीटा होता है। सेक 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। 6 नंबर कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। अच्छे से पहले ये याद करो, इसमें बस दो हैं एन पाई है जिनका पीरियड, एक बेटा ये टेन वाला और एक कॉट वाला। बाकी के सबका क्या है? 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा।
अगर कहीं बोलो साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा। इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। लिख लिया बच्चा लोग? लिख लो फिर याद करते हैं, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो फिर याद करते हैं। ऐसे याद रखना है इनको। अगर मेरे पास में लिखा हो और n यहाँ पे बेटा इंटीजर होता है, n क्या होता है, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर होता है, n इंटीजर होता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं साइन साइन n इंटीजर की मैंने जगह 1 वैल्यू पुट कर दी तो कितना बन गया ये 2 पाई प्लस थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए बोलो? 2 पाई प्लस थीटा। अरे 2n पाई, जब भी तुम्हें 2n पाई प्लस थीटा होगा तो डायरेक्ट साइन थीटा आता है, तो इसका आंसर कितना आ गया, साइन थीटा आ गया। ठीक है, इसको प्रूव करें क्यों आया, देखना। 0 डिग्री पाई/2। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे ज्यादा है, लिखेंगे कम। ये 2 पाई है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ASTC रूल लिखा। अगर मैं बात करता हूं कि 2 पाई, 2 पाई बेटा कहाँ है, 2 पाई तो यहाँ है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, नहीं होता ना, तो साइन का साइन रहता, तो मैंने साइन का साइन लिख दिया, डन। साइन का साइन लिख दिया, थीटा भी लिख दिया। अच्छा, 2 पाई में कुछ चीज ऐड हो रही थी, ऐड हो गई, किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, वेरी गुड, फर्स्ट में जाएंगे। फर्स्ट में साइन होता कैसा है देखो, इसलिए प्लस लगा दिया। समझ में आया? आगे सुनो, आगे सुनो। अगर मैं n की जगह अभी मैंने कितना पुट किया था 1, अगर मैं n की जगह 2 पुट कर दूं, n की जगह बच्चा मैं कितना पुट कर दूं 2, चलो माई पुट करते, तो ये कितना बन जाएगा साइन 4 पाई प्लस थीटा बन जाएगा। ये एक साइकिल चक्कर लगाया तो कितना बना 2 पाई, एक और चक्कर लगा दो कितना बन गया 4 पाई। 4 पाई में अगर तब भी हॉरिजॉन्टली पे ही तो रहेगा, 4 पाई में तो इसका मतलब साइन का तो साइन रहेगा। और 4 पाई प्लस कुछ भी करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाओगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता कैसा है पॉजिटिव, तो भाई ये भी साइन थीटा के इक्वल ही रहेगा। लॉजिक थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा? इसका मतलब है कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, अपनी वैल्यू थोड़े टाइम पीरियड के बाद रिपीट कर रहा है। ठीक है, रिपीट कर रहा है। ऐसे ही ये सारे हैं। अब 10 सेकंड के लिए सारे बच्चे आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, जल्दी से बंद करो ना भाई, बंद करके सारे रिवाइज करो, सारे रिवाइज करो, आंखें बंद करके रिवाइज करो कि किसका क्या पीरियोडिक फंक्शन क्या है। तो पहला ऐसे याद रखो, साइन 2n पाई प्लस थीटा, आंखें बंद करके बेटा, साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन एन पाई प्लस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, कॉट n पाई प्लस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, और कॉसेक 2n पाई इक्वल टू कॉसेक थीटा। अच्छा जी, अब ऐसे आएगा एग्जाम में यार, ऐसे नहीं लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा, तो एग्जाम में जानबूझ के तुमको कंफ्यूज करेगा। कैसे? मैं हटाता हूं। एग्जाम में वो ऐसे करके देगा, साइन 8 पाई प्लस थीटा। अब सोचो, बताओ एन की वैल्यू कितनी ली गई 4 ली गई। लॉजिक समझ में आया? तो तुम्हें बस इतना याद रखना कि इसके बगल में लिखा हुआ नंबर क्या 2 से डिविजिबल है। अगर 2 से डिविजिबल है इसका मतलब पक्का पीरियोडिक फंक्शन बन गया, बस इतना याद रखना। 2 से डिविजिबल है तो 2 का मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो फिर डायरेक्ट तुम लिख सकते हो साइन थीटा। अच्छा, क्या दोबारा बोल बेटा? नहीं हुआ तो नहीं होगा, फिर उसके लिए कुछ और मेथड है, फिर उसको और तरीके हैं। ऐसे लिखा हो 10n पाई प्लस थीटा, तो ये कितना होता है, ये 10 थीटा होता है। अब 10 n की जगह 1 पुट किया तो ये पाई प्लस थीटा। भाई ASTC के हिसाब से पाई में कुछ भी मैं ऐड करूंगा किस क्वाड्रेंट में जाऊंगा, थर्ड में। थर्ड में 10 कैसा होता, पॉजिटिव ही होता है। थर्ड में 10 कैसा होता, पॉजिटिव ही होता है। ऐसे ही अगर मैं n की जगह पे क्या पुट कर दूं, अगर मैं 1 किया था ना, अब मैं 2 पुट कर दूं तो कितना बन जाएगा 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा तब भी तो फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा तब भी पॉजिटिव रहेगा। तो तुम्हें पीरियोडिक याद हो गए, पीरियोडिक फंक्शन कौन कौन से हैं, 6 के 6 पीरियोडिक फंक्शन है, ये याद रखना। बस ये n पाई बाकी सब 2n पाई 2n पाई 2n पाई 2n पाई है, डन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इतना लिखो बेटा जल्दी।
अच्छा, इसके बाद में बार बार एक चीज आएगी तुम्हारे दिमाग में कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। अभी लिखना मत, सिर्फ सुनना। डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, दो चीजें पूछी जाएंगी। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और को डोमेन क्या होती है, तीन चीजें वैसे पूछी जाती हैं। ठीक है बच्चा, तीन चीजें पूछने का एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने तुम्हें मिक्सर ग्राइंडर का एग्जांपल दिया अभी तक क्लास में? पक्का नहीं दिया? चलो एक एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल से, उससे समझेंगे डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, को डोमेन क्या होती है। मान लो बेटा हमारे घर में एक मिक्सी है, ऐसी मिक्सी बना दे रहा हूँ कुछ ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी। ये जूस निकल रहा बच्चा, मैंने यहाँ गिलास रख दिया, ठीक है। अच्छा, अगर मैं जूस बनाना चाहता हूँ, अगर बच्चा मैं जूस बनाना चाहता हूँ तो इनपुट क्या होना चाहिए? इनपुट का मतलब हमें क्या क्या डालना है उसमें मिक्सी में, बोलो। बहुत बढ़िया, एक लड़की ने बोला फ्रूट्स डालेंगे, फ्रूट्स डालेंगे और चीनी डाल, चीनी पहले लेके कूद पड़ो तुम। फ्रूट, अच्छा मैं फ्रूट्स नहीं डालता, चीनी से क्या जूस निकलेगा? नहीं ना, वो बाद में है। चलो और बताओ बेटा, और बताओ। चलो मान लेते वेजिटेबल्स डाल सकते हो, मैंने नहीं बोला किस चीज़ का जूस बना रहे। लॉजिक समझ में आ रहा? किस चीज़ का बना रहे मैंने तो नहीं बताया। तो जूस बनाने के लिए क्या क्या डाल सकते हो? तो तुम फ्रूट डाल सकते, वेजिटेबल्स डाल सकते हो, और क्या डाल सकते? पानी डाल सकते, ठीक है, और क्या क्या? दूध डाल सकते, ठीक है ठीक है ठीक है। जैसे अपने अपने स्वादानुसार जो मन कर रहा बना रहे हो बेटा। चलो सीधी सीधी बात है कि बहुत ढेर सारी चीजें तुम यहाँ पे डाल सकते हो, वो डिपेंड करता है तुम किस चीज का जूस बनाने वाले हो, सब पे डिपेंड कर रहा है। हर बच्चे का आंसर अलग आ रहा है क्योंकि हर एक के दिमाग में अलग जूस चल रहा है। कोई ऑरेंज डालना चाह रहा है उसमें तो फ्रूट्स वगैरह आ गए। चलो मैंने ये मिक्सचर बना दिया। यहाँ पे एक ऐसा डिब्बा है कि जहाँ पे क्या होगा ना, जब भी तुम इनपुट डालोगे, जब भी तुम इनपुट डालोगे, ढेर सारे इनपुट डालते जा रहे जूस बनाने का जब भी दिमाग में आए, तो मेरे को नहीं पता घर में कैसी मिक्सी है, जो बाहर जूस देते हैं ना वो दिमाग में रखना, वो वाली मशीन, ठीक है बेटा। ये बोलो क्या करते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल ऑरेंज जूस लेते हैं तो ऑरेंज को छीला डाल दिया उसमें, फिर उनका एक तरफ तो जूस निकल रहा होता है, एक तरफ तो भाई जूस निकल रहा होता है, और इधर बगल में क्या निकल रहा होता है, इधर एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं निकल रहा होता है, वो जो भी है उसका एक्स्ट्रा। अरे होता नहीं है, जैसे गन्ने का जूस लेते हैं तो गन्ने का जूस निकल रहा होता, बाद में उसकी लकड़ी, वो उसका जो लकड़ी वगैरह है वो भी तो निकल रही होती है, ऐसा तो नहीं वो भी पीस के दे दी गिलास में, ऐसा नहीं है। जितना भी इनपुट होता है, जितना भी इनपुट होता है, उस इनपुट को बच्चा हम मैथ्स के टर्म्स में डोमेन बोलते हैं। तो मैथ्स के टर्म्स में इनपुट को क्या बोलते हैं बेटा? तो हम कह सकते हैं पॉसिबल इनपुट्स। पॉसिबल इनपुट को हम क्या बोलेंगे? पॉसिबल इनपुट को हम डोमेन बोलेंगे। पॉसिबल इनपुट्स को हम डोमेन बोलेंगे, ठीक। हम चाह क्या रहे थे? जूस। हम ये तो नहीं चाह रहे थे कि कचरा निकल के बाहर आ जाए, ये तो एक्स्ट्रा आया, हम तो जूस चाह रहे थे। अगर मैं चाह रहा था कि यहाँ पे भाई जूस आना चाहिए, तो जो चीज हम चाहते हैं, डिजायर आउटपुट चाहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रेंज। तो हम कह सकते हैं जो आउटपुट हम चाह रहे होते हैं उसको रेंज बोलते हैं। तो फिर कोडोमेन क्या है? कोडोमेन का मतलब है कि तुमने डाला जो सारा का सारा निकला, कुछ भी निकला, मान लो नींबू डाला, नींबू का बीजा निकला, पिस के निकला, कुछ भी है, वो सारा का सारा मिला लो, उस पूरे को बोलते हैं कोडोमेन। तो कोई बोले कोडोमेन क्या होते हैं, तुम बोलोगे जूस भी, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकला वो सारा का सारा मिला के जो निकला कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि जो बाहर सब कुछ निकला, जूस एक्चुअली जो है वो उसी का पार्ट है, बोल सकते हैं। तो इसलिए एक लाइन याद रखना कि जो कोडोमेन होती है, कोडोमेन होता है सारा का सारा एक्स्ट्रा मटेरियल। इसको सेट चैप्टर क्लास 11 में पढ़ा है ना मेरे से। सेट चैप्टर में जो सेट बी होता है, एक ए होता है एक बी होता है, तो सेट बी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सेट बी कह सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट बी को भी हम लोग कोडोमेन कह सकते हैं। दूसरा चीज ये कह सकते हैं, यहां से एक चीज समझ में आती है कि जो रेंज होती है बेटा, रेंज हमेशा सबसेट होती है कोडोमेन की। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, एक नंबर में पूछा जाता है। रेंज बड़ा का कोडोमेन, कोडोमेन बड़ी है ना, कोडोमेन का मतलब सब कुछ, सब कुछ उसी में। तो तुम्हारा जूस आया, और जो जूस है वो क्या है? वो तुम्हारी रेंज है जो तुम चाह रहे थे। यार पूरी तरीके से समझ में तो नहीं आया,
अब मेरे को एक बात बताओ भाई, ये तो समझ में आ गया कि जो इनपुट होते हैं वो डोमेन होते हैं, जो हम चाह रहे होते हैं वो मेरा रेंज होता है, जो एक्स्ट्रा मटेरियल निकल रहा होता है वो मेरा एक्स्ट्रा या सब कुछ मिला के वो कोडोमेन होता है। तो फिर ये मिक्सचर क्या है? मिक्सचर को मैथ्स के टर्म्स में फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? इसी को फंक्शन बोलते हैं। जैसे हमें गन्ने का जूस निकालना है, क्या गन्ने का जूस घर में रखी हुई मिक्सी से निकाल सकते हो? नहीं ना। नहीं, चटनी बटने वाली जो थोड़ी हम गन्ने का जूस निकाल लेंगे। मतलब हर, इसका मतलब ये है कि जितने भी हम जो आउटपुट चाह रहे होते हैं, तो हर एक तरीके का हमारे पास अलग अलग मिक्सचर ग्राइंडर होना चाहिए, अलग अलग फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन क्या होते हैं मैथ्स में? साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं। ये सारे के सारे फंक्शन होते हैं। ये क्या होते हैं? ये मशीन है, इनमें कुछ डालोगे तो कुछ निकलेगा, सीधी बात ये। ऐसे ही लॉग एक्स फंक्शन होता है। एक फंक्शन होता है बेटा लॉग एक्स, तुम पढ़ोगे धीरे धीरे आगे। आज तुम्हें सुबह के जेई वाली क्लास में पढ़ाया था ना लॉग एक्स, लॉग पढ़ाया था ना, वो तो अरे डिफरेंशिएशन था लॉग एक्स का, लेकिन फंक्शन था। तो ये लॉग एक्स भी हो सकता है। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकते हैं, ई टू द पावर एक्स हो सकता है, ए टू द पावर एक्स हो सकता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो यार इतने भी जो फंक्शन है अभी हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं। जब 12th में आओगे तो तुम साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स वो पढ़ोगे, तो उनके बारे में पढ़ोगे कि क्या इनपुट होते हैं, क्या आउटपुट होते हैं। ठीक है, अब मेरे को बताओ डोमेन क्या होती है? पॉसिबल इनपुट्स ऑफ द फंक्शन, खत्म। रेंज क्या होती है? पॉसिबल आउटपुट ऑफ द फंक्शन। फंक्शन के जो पॉसिबल आउटपुट होते हैं उनको क्या बोलेंगे? रेंज बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, एक काम करो बेटा, ये जो डायग्राम मैंने बनाया इसको ऐसे बना लो, याद रखने के लिए, लंबे समय तक याद रहेगा। अच्छा, ऐसी कुछ कहानी टाइप की हमने सुनी थी, उसको याद रहेगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, आउटपुट क्या है। ठीक है, लिख लो बच्चा, बढ़िया बढ़िया लिखो, सुंदर सुंदर राइटिंग में। बेटा इतना लिख लिया। इसके बाद लिखो फंक्शन ऑफ निगेटिव एंगल्स। देखो तो, फंक्शंस ऑफ निगेटिव एंगल्स। फंक्शंस ऑफ निगेटिव एंगल्स। अच्छा, निगेटिव एंगल्स के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा जानना है, कैसे याद भी रखना है बच्चा। कहीं लिखा हो, यहाँ बोर्ड की तरफ देखो, कहीं लिखा हो साइन माइनस थीटा, तो साइन अपना माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। नंबर 2, कहीं लिखा हो कॉस माइनस थीटा, कॉस अपना माइनस साइन खा जाता है बेटा, कॉस अपना माइनस साइन खा जाता है। कॉस इवन फंक्शन होता है, ठीक है। कॉस अपना माइनस साइन खा जाता है, निगेटिविटी खाता है कॉस। तुम कुछ भी लाओ, नेगेटिव वैल्यू को लाओगे वो पॉजिटिव बना देगा। मतलब यहाँ पे लाओगे एंगल नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएगा। डन। इसीलिए हम लोगों के कोचिंग का नाम कॉस अकेडमी रखा गया है। लॉजिक यही है। दूसरी चीज, कॉस की वैल्यू जीरो पे हाईएस्ट वैल्यू देता है। जीरो पे क्या वैल्यू आती है? याद करो, कॉस जीरो क्या होता है? 1। सोचो, 1 ही हाईएस्ट वैल्यू होती है कॉस की। तो कॉस जीरो पे भी सबसे बड़ी वैल्यू देता है। मान लो तुम गधे हो तब भी तुम्हारा हाईएस्ट 100% दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अगर मान ले बच्चा मैंने लिखा टेन माइनस थीटा, तो टेन का माइनस भी बाहर आ जाएगा। कॉट माइनस थीटा, भाई इसका माइनस भी बाहर आ जाएगा। फिर लिखेंगे सेक, सेक। अच्छा, कॉस का माइनस नहीं बाहर आ रहा तो सेक का भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि कॉस और सेक तो लगभग ऐसे ही होते हैं, तो सेक का भी नहीं आएगा। कॉसेक, साइन का आ रहा है तो कॉसेक का भी आएगा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के निगेटिव एंगल याद रखने। तो तुम्हें याद ब्याद कुछ नहीं रखना, सच बताएं तो एक याद रखना, कौन सा? कॉस वाला। कॉस याद रखना है, कॉस नेगेटिविटी खाता है। कॉस खाता है तो दूसरा कौन सा खाएगा बच्चा? सेक वाला भी करेगा। कॉस और सेक ये दोनों ही करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम लोग लिखेंगे डोमेन एंड रेंज। जो डोमेन रेंज किस किस की? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। एक सुंदर सी टेबल बनाएंगे, तो सारे बच्चे हेडिंग लिखो, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं बेटा?
बहुत बढ़िया। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ लिखेंगे बेटा फंक्शन, क्या नहीं, यहाँ लिखेंगे फंक्शन, यहाँ लिखेंगे उनकी डोमेन, और यहाँ बगल में लिखेंगे उनकी रेंज। जल्दी करो बेटा, पहले अच्छे से टेबल बना लो बेटा। ये फंक्शन है तुम्हारे पास में, साइन साइन की डोमेन है आर, रेंज है -1 से 1। कॉस की डोमेन है आर, रेंज है -1 से 1। टेन एक्स की डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, रेंज है ऑल रियल नंबर। कॉट की डोमेन है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n π, और कॉट इसकी रेंज है ऑल रियल नंबर। ऐसे सेक की पहले टेबल बनाना बेटा, अच्छे से लिखो तो जल्दी से। देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, इसको मैं एक का ग्राफ बना दे रहा हूँ, उससे समझेंगे। वैसे सारे का ग्राफ बनाना चाहिए था, लेकिन अभी मैं नहीं बनाऊंगा। मान लो बेटा जो साइन एक्स होता है ना, साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ये 0 डिग्री है, ये ग्राफ 0 से ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे करके ऐसे ऐसे बनता है। ये π/2 पे बन देता है, वैल्यू हाईएस्ट बनाती है। और यहाँ पे होता है ये पाई हो जाता है, पाई पे वैल्यू 0। फिर ये 3π/2 होती है वैल्यू, इस पे -1 देता है ये, और ये 2π बन जाता है। साइन 0 पे 0 देता है, π/2 पे साइन कितनी वैल्यू देता है 1। ठीक है, ये साइन एक्स है, ये साइन एक्स है, और ये एक्स है। एक्स का मतलब है ये वैल्यू इनपुट है, इनपुट ये दिया जा रहा है। मतलब एक बार 0 दे रहा हूँ, फिर π/4 दे रहा हूँ, π/4 पे यहाँ कहीं होगा 1/√2। फिर मैंने 90 दिया, 90 पे 1 आ गया, 90 के बाद मैंने 180, 180 पे 0 देता है, फिर 3π/2। मतलब मैं इतनी कहानी नहीं बताना चाह रहा, मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो ग्राफ ऐसे बनता है। और इस ग्राफ की जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट कितनी है बच्चा 1, और लोएस्ट कितनी -1। 1 कब आती है 90 पे आती है, और ढेर सारी वैल्यू पे आती होगी 1। ठीक, तो यहाँ से मेरे को मजेदार बात ये पता चली कि इसकी रेंज क्या है, -1 और 1 के बीच में। तुम एक्स की जगह कुछ भी पुट कर दो, साइन 0 कर दो, 30 कर दो, 40 कर दो, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़, कुछ भी एक्स की जगह डाल दो, आंसर क्या आएगा, -1 और 1 के बीच में झूलता रहेगा। ये साइनोसोडल वेव है। लॉजिक समझ में आया? इसमें ही आंसर आएगा, -1 1 के बीच में। तो कुछ भी डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। ये एक्सा मिक्सर ग्राइंडर है, जिसमें इनपुट कुछ भी डाल दो, आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट सिर्फ -1 और 1 के बीच में वैल्यू आएंगी। याद करो क्लास 10th, साइन 0 क्या होता था, 0, 30 1/2, 0.5 आया, 45 1/√2, उसकी वैल्यू भी आई 1/√2 करोगे तो वो भी 1 से बड़ी नहीं आ रही, 1 से छोटी आ रही है। 60 √3/2, √3 होती है 1.73, अपॉन 2 करा तो वो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा, 0.6 या जो भी। ठीक, 90 पे कितना आ रहा 1। मतलब तुम कोई भी वैल्यू एक्स की जगह पुट करोगे इन भाई साहब की, तो और कर क्या सकते हो, सारी दुनिया की वैल्यू पुट कर सकते हो। साइन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो साइन की डोमेन क्या हो गई, सब कुछ डाल दो। ये एक ऐसा मिक्सर ग्राइंडर है साइन एक्स कि इसके अंदर में तुम कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो, आंसर क्या आएगा इसका, -1 1 के बीच में ही आएगा। डन। तो डोमेन क्या है इसकी आर, रेंज क्या है इसकी आर, रेंज सॉरी है इसकी क्या, -1 1 के बीच में। जो साइन का होता है वही एग्जैक्ट कॉस का होता है, जो साइन का होता है वही एग्जैक्ट कॉस का होता है। दो चीजें याद हो गई। कॉस का ग्राफ भी जो बनता है वो ऐसा बनता है, ऐसे बनेगा कुछ, क्योंकि कॉस 0 पे 90 देता है ना, 0 पे हाईएस्ट वैल्यू देता है, 0 पे हाईएस्ट देता है, और पाई पे ये लोएस्ट देता है -1। समझे? तो भाई यहाँ से मैंने मोटा मोटा ये सीखा कि साइन का, तभी इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे बनता है, डुगजू 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 डुगजू, ये ऐसे बनता है। ग्राफ में बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक, अच्छा, 2 याद हो गए, तीसरा याद कराते हैं। 10 0 पे क्या देता है 0, 10 90 पे कितना देता, नॉट डिफाइंड को मतलब इन्फिनिटी बोलते हैं। यही था ना सीन, यही था, नॉट डिफाइंड था। 10x की मैं बात करूं,
10 90 पे अनडिफाइन था ना, 90 पे अनडिफाइन था बेटा, ये क्या लिखा 90 90 लिखा ना, और 90 पे अनडिफाइंड था। इसका मतलब तुम याद करने का तरीका ऐसे सोच सकते हो कि मैं 10 को लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ साइन अपॉन कॉस, लिख सकता हूँ कि नहीं। कॉस की वैल्यू जीरो कब कब होती है, क्योंकि जब जब कॉस जीरो होगा तब तब अनडिफाइंड होगा। कॉस की वैल्यू जीरो कब बताई थी मैंने, हैं? कॉस की वैल्यू जीरो कब होती, याद करो नोटबुक में लिख। कॉस की वैल्यू जीरो कब कब होती है, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, देन थीटा इक्वल टू क्या लिखाया था मैंने, हम तेज बोल बेटा, 2n+1 इंटू पाई बाई टू लिखाया था ना। तो इसका मतलब ये है, अब यहाँ देखो कि ये चीज जीरो नहीं होनी चाहिए, तो मैंने इसके इनपुट में क्या लिखा कि सारी वैल्यू तुम पुट कर सकते हो, वो वैल्यू पुट नहीं कर सकते माइनस करके जब ये जीरो हो रहा होगा। ये जीरो कब कब होता है, ये जीरो होता है 2n+1 इंटू पाई बाई टू। तो 2n+1 इंटू पाई बाई टू, और n क्या होता है, इंटीजर होता। समझ में आया, समझ में आया बेटा सुदिति, अच्छे से आगे सुनो। कॉट को क्या लिख सकते बेटा, और देखो रेंज की बात करो तो रेंज इसकी और रियल नंबर आती है, क्योंकि 10 क्या है, 10 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आंसर दे रहा होता है, सारे ही आंसर निकल रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग उसका ग्राफ भी ऐसे ही बनता है, ऐसे ऐसे डुक 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 ऐसे ग्राफ बनेगा। मैं ग्राफ बनाऊंगा इसका, 10 का जो ग्राफ बनेगा ना वो बड़ा खतरनाक ग्राफ बनेगा बेटा। वो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे ऐसे लंबा लंबा जाता है ग्राफ, ठीक है, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है, ऐसे ऐसे लंबा लंबा उसका, ठीक। 10 जीरो पे 90 पे इन्फिनिटी तक जा रहा होता है। अच्छा वो हम लोग बताएंगे, एक कॉट का एक ऐसे रहता है, एक ग्राफ ऐसे ऐसे जाता है, और एक का ऐसे ऐसे जाता है, वो मैं बाद में बताऊंगा, और वो इन्फिनिटी तक जाता है। तो 10 की और कॉट की जो रेंज है वो दोनों क्या रहेंगी, आर। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन पुट करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, हम 10x में क्या नहीं पुट कर सकते, जब जब कॉस की वैल्यू जीरो होगी वो वैल्यू हम नहीं पुट कर सकते। कॉस जीरो कब कब होता है, 2n+1 इंटू पाई बाई टू पे होता है, डन। अच्छा कॉट को क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉस अपॉन साइन। अच्छा साइन की वैल्यू जीरो कब कब होती है, क्योंकि 1/0 हो गया तब भी अनडिफाइंड, कब कब होती है, एन पाई पे होती है, एन पाई पे। तो देखो मैंने लिखा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई, और आउटपुट इसका ये निकलेगा, डन। अच्छा इतना तो मेरे को समझ में आ गया। अब चलते हैं सेक। सेक किसकी तरह होगा, कॉस की तरह होगा, लेकिन थोड़ा सा अंतर, कॉस की वैल्यू कॉस की तरह होगा। कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है, 0 डिग्री पे होती है, जीरो पे होती है, या फिर 2n+1 इंटू पाई बाई टू पे होती है ना। तो वही देखो मैंने लिखा, सारी वैल्यू तुम पुट कर सकते हो, लेकिन ऑड वाली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑड वैल्यू पे सेक अनडिफाइन हो जाएगा। कॉस जीरो पे क्या देता है, कॉस कॉस जीरो नहीं सॉरी कॉस 90 पे क्या देता, जीरो। और अगर मैं सेक निकालूंगा 90 तो वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, समझे। तो वो अनडिफाइन वाली वैल्यू हटा दी। फिर से सुनो, कॉसेक किसकी तरह काम करता है, साइन की तरह। साइन में तुम सब कुछ पुट कर सकते हो, साइन का उल्टा क्या होता, कॉसेक। साइन जीरो कब होता, एन पाई। तो कॉसेक में तुम एन पाई नहीं डाल सकते हो, बाकी सारी वैल्यू डाल सकते हो, क्योंकि एन पाई हो जाएगा तो यार अनडिफाइन हो जाएगा ना। अब मेरे को बता, थोड़ा थोड़ा याद हो रहा का नहीं, टेबल याद करना आसान है, बहुत आसान है। अच्छा अब मैं आउटपुट की बात करूं, ध्यान से समझना, जब मैं आउटपुट की बात करूंगा सेक की, तो इसमें सारी वैल्यू तुम डाल सकते हो, सारी वैल्यू निकलेंगी आउटपुट में, केवल -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं आएंगी। इस चीज को कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, इसको मैं नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो -1 ये है, +1 ये कहता है कि बस ये वैल्यू छोड़ दो, ये वैल्यू छोड़ दो, बाकी की सारी वैल्यू आ रही हैं। इधर होता बच्चा -इन्फिनिटी, इधर होता +इन्फिनिटी। तो एक तो मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए, एक तो मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए, एक मेरे को ये वैल्यू चाहिए, यही तो चाहिए। उसने कहा कि -1 वाली वैल्यू पे ओपन ब्रैकेट है, मतलब ओपन का मतलब है हम उसको ले सकते हैं, मतलब ये ले सकते हैं। तो मेरा जब रेंज है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -इन्फिनिटी से -1 क्लोज ब्रैकेट, यूनियन। यूनियन का मतलब ये सेट भी ले सकता हूँ, ये सेट भी ले सकता हूँ, 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। समझ में आया। सारी की सारी रियल वैल्यू में से कौन सी नहीं लेनी थी, -1 और 1 के बीच की नहीं लेनी थी बच्चा, तो मैंने ये वैल्यू हटा दी। समझ में आया। अगर यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट होता तो मैं यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाता। समझ में आया। अच्छा इसके बारे में लिखो तो इसको भी सेम तरीके से लिख सकते हो, ऐसा बुक्स में लिखा है कुछ कुछ बुक्स में, ठीक है। अब मेरे को बताओ टेबल याद हुई।
अब थोड़ी देर के लिए सोचो, ध्यान से समझना। साइन एक्स में क्या क्या पुट कर सकते हैं? सब कुछ। तो वो डोमेन हो गई, डोमेन क्या हो गई? आर। कॉस एक्स में क्या क्या पुट कर सकते हैं? सब कुछ। तो डोमेन क्या हो गई? आर। टेन एक्स में क्या क्या पुट कर सकते हैं? सब कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि टेन होता है साइन अपॉन कॉस। तो कॉस जीरो कब होता है? 2n+1 × π/2। तो तुम बोलोगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 × π/2, खत्म। कॉट की बात करते हैं। कॉट में क्या पुट कर सकते हैं? सब कुछ। लेकिन कॉट होता क्या है? कॉस अपॉन साइन। तो साइन अनडिफाइंड कब होता? एन पाई पे, जीरो पे मत बोलना, एन पाई पे, ठीक। तो ऑल वैल्यू, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई। डोमेन याद हो गई सारे बच्चों को? अभी नहीं, दो बच गई। सेक, कॉस में तो सब कुछ पुट कर सकते, सेक में क्या नहीं पुट कर सकते? जब कॉस जीरो हो रहा होगा। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 × π/2। ऐसे ही कॉसेक में, कॉसेक में सब कुछ पुट कर सकते हो, क्या नहीं पुट कर सकते हो? अच्छा, इसको वैसे कुछ बच्चे ऐसे भी याद रखते हैं, बट मैं ऐसे नहीं याद कराना चाह रहा। जो टेन का होता है वही तुम्हारा सेक का होता है, जो कॉट का होता है वही तुम्हारा। लेकिन ऐसे मत याद करो, ये तरीका नहीं होता, रटने वाला तरीका होता है। जो मैं समझाने वाला बता रहा हूँ वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। क्योंकि ये तो टेबल तो ऊपर नीचे भी तो बन सकती है कभी। आगे सुनो, साइन एक्स और कॉस एक्स की वेब फॉर्म याद रखो। टिचुक 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 टिचुक, कितने में झूमती रहती वैल्यू? -1 और 1 के बीच में। तो उसकी रेंज क्या हो गई? -1 1 -1 1। अच्छा, 10x का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे 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 लंबा जाता है। तो वो ऑल रियल नंबर इन्फिनिटी तक, ऑल रियल नंबर इन्फिनिटी तक जाता है बेटा। अच्छा, और सेक और कॉसेक क्या रहेगा? इन्हीं का रहेगा, बस उसमें से वो वैल्यू माइनस कर देंगे। समझ में आया बच्चा? वो वाला ना, वो ग्राफ बताएंगे तब। इसमें भी सारी वैल्यू है, ये दो वैल्यू इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए बच्चा, ठीक है। नहीं ले सकते, बाकी सब कुछ, सब कुछ बेटा ये याद हो गई टेबल। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, जो इतनी कहानी बताइए उसको यूज कैसे करना। पहला सवाल लिखो, जल्दी लिखो। पहला सवाल, पहला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। 31π/3, ये छोटा सा सवाल है। अब यार ऐसे सवाल को सोचने का सबसे अच्छा तरीका ये, सोचो मत बेटा, इधर देखो। क्या हम 31, जब मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो डिवाइड कर लिया करो, पॉइंट में डिवाइड नहीं करना, मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करना। 31 को अगर बच्चा मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा? सारे बच्चे करना, कितना? बहुत बढ़िया, 3 बन जा 3। अब डिवाइड, ये 1 नीचे आ गया, डिवाइड हो नहीं रहा, 0 आ गया, बस पॉइंट में मत करना। इसको बेटा मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, कैसे? 10:1/3 लिख सकते हैं। पहले लिखा जाता क्वोशिएंट, फिर लिखा जाता रिमाइंडर, उसके बाद डिवाइजर। और ये छोटी क्लास में 5th या 6th में बताया गया होगा कि जो मिक्स फ्रैक्शन में चीजें होती हैं उसके बीच में तुम ब्रैकेट लगा सकते हो, ऐसे करके बताया गया था, लगा सकते हो। भाई इसको अगर सॉल्व करोगे तो यही निकल के आएगा, आएगा। तो मैंने यार ये सोचा कि भाई ये तो बड़ी मजेदार बात बन गई। 1031π/3 को मैंने लिखा 10 नहीं, साइन 10+1/3 × π लिखा। अच्छा जी, इसको डिवाइड करके पाई का मल्टीप्लाई अंदर करा दिया, पाई का मल्टीप्लाई मैंने अंदर करा दिया, तो 10π + π/3 बन गया। अब याद करो अपना बचपन, साइन 2nπ + थीटा क्या होता था? साइन 2nπ + थीटा क्या होता था? साइन थीटा, पीरियोडिक फंक्शन है ना भाई। क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, इसको 2 × 5 लिख सकते हैं ना। तो ये फॉर्मूला बन गया साइन 2nπ + थीटा किसके इक्वल बताया था बेटा? जो पीरियड ऑफ द फंक्शन से लिखे थे 6, ये भाई मेरा साइन थीटा के इक्वल बन गया। अगर ये साइन थीटा के इक्वल बन गया तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन π/3। साइन π/3 का मतलब क्या? पाई की वैल्यू कितनी होती है प्रियल? पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180। 180/3 करा, कितना आया? 60। और साइन 60 कितना होता? √3/2 इज द करेक्ट आंसर। ये बेटा आंसर आ गया। सारे बच्चे कर लो, जल्दी करो, कल तुमको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे टेस्ट में, गरम गरम छोटे छोटे। नेक्स्ट सवाल, सोचने का तरीका ये रहेगा। 10 750 बोला। अब 750 को सोचने को देखोगे तो भाई अगर एक चक्कर लगाते हो, एक चक्कर लगाओगे 0 पे जाओगे, 90 पे जाओगे, क्योंकि डिग्री में मैंने दे दिया, ये 180 हो गए,
ये 270 हो गए, ये 360 हो गए, फिर एक चक्कर लगाओगे तो कितने हो गए, 720 हो गए। लॉजिक समझ में आया? और 720 में कितना ऐड कर दो, 30 डिग्री और ऐड कर दो, तो कितना बन गया बेटा, ये 750 बन गया। यही तो सोचोगे, ऐसे ही तो सोचोगे। तो मैं इस पूरे सवाल को ऐसे लिख सकता हूं, 750 को लिख सकता हूं 720 प्लस 30 डिग्री। भाई इसको और प्यार से लिखूं तो 720 क्या होता है, मतलब पूरा का पूरा जो चक्कर होता है 360 को क्या बोलते हैं, 2 पाई। 2 पाई होता है, पाई होता है 180। तो ये कितना बन गया, 4 पाई बन गया। और भाई 30 को क्या लिख सकते हो, इन टर्म्स ऑफ रेडियन। जब, अरे बड़ा आसान होता, 30 को मैं रेडियन में बोल रहा हूं तो पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। लो कितना बन गया, पाई/6। अब याद करो, tan n पाई प्लस थीटा क्या होता था बच्चा, बता पीछे वाला बच्चा, tan थीटा होता था ना, tan n पाई प्लस थीटा। तो मैं कैसे लिखूंगा, मेरे को पता है tan n पाई प्लस थीटा होता था tan थीटा के इक्वल, tan थीटा के इक्वल। तो इस पूरे को मैं लिख सकता हूं tan थीटा, और tan 60 डिग्री की, ये कितना पाई/6 है ना, पाई/6 का मतलब 30 डिग्री। अच्छा tan 30 होता कितना है, 1/√3, करेक्ट आंसर, 1/√3 करेक्ट आंसर, 1/√3 करेक्ट आंसर हो गया। किसी को कोई आपत्ति, दिक्कत, समस्या? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? घर पे जाके रिवीजन करना बेटा, ठीक है, सब रिवीजन करने आज के क्वेश्चन। तुम्हें बेटा समझ में आया? अगर जितना पढ़ा है उसको अगर समराइज करने की कोशिश करो तो मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बताया कुछ पीरियोडिक फंक्शन होते हैं भाई, साइन कॉस टेन सेक मैक जो भी है। फिर मैंने उनके पीरियड बताए, जैसे साइन कॉस का 2 पाई होता है, टेन का पाई होता है, यही तो बताया मैंने। फिर मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि इनकी कुछ डोमेन होती है, कुछ रेंज होती है। साइन की डोमेन क्या है, आर, कॉस की डोमेन क्या, आर, रेंज क्या, -1 से 1, -1 से 1, ठीक है। 1 मार्क्स में ये भी आ सकती हैं कल, ठीक है, 1 मार्क्स में डोमेन रेंज पूछ सकते हैं। फिर सेक की डोमेन क्या है, रेंज क्या है। सेक की डोमेन की मैं बात करूं तो पहले सोचो, सेक कॉस का उल्टा है, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल 2n + 1 × पाई/2 हटा दो। ऐसे ही साइन की सोचो, साइन की सोचोगे तो ऑल रियल नंबर -n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर। टेन की सोचो तो टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ठीक, कॉस की वजह से। कॉट की सोचोगे तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। टेन और कॉट की रेंज होती है इन्फिनिटी तक जाती है, तो ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। सेक और कॉसेक की सोचनी तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1, एक्सेप्ट -1 से 1। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा टेबल याद हो गई, ये क्वेश्चन सीख लिया, आगे बढ़ते हैं। कौन सा, यहां तक तो समझ में आ गया? मैंने यार कुछ नहीं, इसको रेडियन में चेंज कर दिया। रेडियन में चेंज करने के लिए मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, पाई/180 का किया, ये आ गया, ये आ गया। अच्छा अब मैंने देखा भाई ये तो tan n पाई प्लस थीटा है, n की वैल्यू 4 है, n पाई प्लस थीटा क्या होता था, tan थीटा होता था ना, पीरियोडिक फंक्शन। तो मैंने इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख दिया, बस खत्म। मैंने फॉर्मूला लगाया, पहले में भी फॉर्मूला लगाया, पीरियोडिक फंक्शन का यूज कैसे किया इसको वैल्यू निकालते समय, डन। आगे लिखो, अगर क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आ रही हो तो ऐसे सोचो। पहला काम तो ये है, मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुम्हें निगेटिव ऑफ एंगल्स बताया था ना, टेन का माइनस बाहर आता है कि नहीं आता है? आता है। किसका नहीं आता, कॉस का और सेक का नहीं आता है। तो सबसे पहले तो भाई इसका माइनस बाहर आएगा। चलो एक काम तो ये हो गया, कुछ बच्चों ने करा भी है, 1440 को तुमने बड़ा नंबर था तो 360 से डिवाइड करने की कोशिश करी। अगर 360 से इसको डिवाइड करोगे तो भाई ये तो डायरेक्ट कट रहा है, कितनी बार, 4 टाइम्स। देख भाई ये तो 4 टाइम्स कट गया, एक ही बार में खत्म। तो मैं इसको लिख सकता हूं 10 4 × 360 और रिमाइंडर 0। और सुनो आगे, मैंने लिखा 10, 4 तो 4 लिखा बेटा। 360 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया, 2 पाई लिख सकते हैं, 2 पाई लिख सकते हैं।
प्लस 0, ये कितना बन गया 8 पाई प्लस 0, क्योंकि 0 को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तब भी 0 रहेगा। अब मेरे को बताओ टेन एन पाई प्लस थीटा क्या होता है? टेन थीटा ही तो होता है, कहीं लिखा हो टेन एन पाई प्लस थीटा, तो इसको बच्चा हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। इसको क्या बोलते हैं बच्चा हम? इसको हम लोग टेन थीटा बोलते हैं ना भाई। ये तो मेरा डायरेक्ट टेन जीरो बन गया। अब मेरे को बताओ टेन जीरो क्या होता? आंसर जीरो, खत्म। आंसर जीरो, खत्म। एक बार प्रैक्टिस करनी है सेम, इसीलिए मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। बार बार चीज़ों को समझो कैसे हो रहे हैं, और हर क्वेश्चन को मैं अलग मेथड से करा रहा हूँ, कहीं रेडियन में कर रहा हूँ, कहीं डिग्री में कर रहा हूँ, जिससे कि अलग अलग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीख जाओ। जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल। चलो देखो, यहाँ देखो, पहले इसके एंगल के बारे में सोचते हैं। यार ये कितना लिखा है, यहाँ साइड में लिखो 5/3 इन, क्योंकि अभी हम लोग क्या है ना रेडियन में सोच नहीं पाते हैं, है ना, डिग्री में सोचते हैं। डिग्री में सोचते हैं बेटा, इसको मल्टीप्लाई करा, कितना आया? 300 डिग्री आया। अच्छा 300 डिग्री किस क्वाड्रेंट में होगा? बहुत बढ़िया, ये 0 होता है बेटा, ये 90 होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये मेरा 270 डिग्री होता है, ये 360 डिग्री होगा। 300 डिग्री लगभग लगभग कहीं यहाँ इसमें कहीं बीच में लेटा होगा, यही तो कहीं होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसको मैं 300 डिग्री है, 300 डिग्री को मैं क्या और लिख सकता हूँ? हमेशा याद रखना हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज ज्यादा करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन का। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 360 माइनस माइनस 360 माइनस 300 डिग्री है ना, हाँ 60, 360 माइनस, हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन हम वर्टिकल लाइन का यूज कम करेंगे, ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे, क्योंकि वर्टिकल लाइन पे साइन कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में बदल जाता है, टेन कॉट में बदल जाता है, कॉट टेन में बदल जाता है, सेक कॉसेक में बदल जाता है, कॉसेक सेक में। लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐसा ही ढीठ पड़ा रहता है, चेंज ही नहीं होता, इसलिए हम हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करेंगे, ठीक। अच्छा जी, तो मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करके जल्दी करूंगा बेटा। इसको मैंने लिखा 300 डिग्री, और अच्छे से लिखना चाहूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 300 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, बोल बेटा? इसको मैं लिख सकता हूं 360 माइनस 60। अच्छा 360 माइनस 60 करूंगा कितना आएगा? 300 ही आएगा ना। और 360 अगर है, इसका मतलब 2 पाई, 2 पाई में कोई चीज माइनस करते हैं 2 पाई होती है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता। तो इस पूरे की जगह तुम डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, cos 60 लिख सकते हो। अगर यहाँ पे आए तुम्हें दिक्कत, क्योंकि तुम कहीं कहीं तो लिख रहे हो रेडियन में, कहीं कर रहे हो डिग्री में, इसको मैं आसान तरीके से बताता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। यहाँ से तुम्हें समझ में आया था डिग्री में, लेकिन बड़ी एंगल आएगा तो डिग्री में करना मुश्किल होता है। हमें पता चल गया था, हमें पता चल गया था कि भाई ये कितना है, 300 डिग्री है। तो हम यहाँ पे डिग्री है, और वो पता चल गया था कि भाई इसमें से हम कितना माइनस करेंगे, 360 में से कितना माइनस करेंगे। तो 360 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चा, 2 पाई माइनस कितना माइनस करना था, 60। 60 को पाई के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, याद कर लो, ये धीरे धीरे याद कर लो, प्रैक्टिस से आएगा। 360 कितना होता है, 2 पाई, और 60 कितना होता है, पाई/3। अगर इसका एलसीएम लेना, 3 2 जा 6, 6 पाई में से पाई चला गया, देखो 5 पाई/3 तो आया, आया। अच्छा 2 पाई हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, या ऐसे याद रख लो cos 2n पाई माइनस थीटा या प्लस थीटा। फॉर्मूला याद आ रहा है कुछ? तो मैं इसको कह सकता हूँ ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होता, ये कॉस का कॉस ही रहने वाला है, पाई/3 आ गया। अच्छा 2 पाई में कुछ भी माइनस करेंगे किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ। फोर्थ में कॉस होता कैसा है, पॉजिटिव, तो भाई ये पॉजिटिव ही रहेगा। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू बेटा 1/2। ये क्वाड्रेंट ऐसे करके भी कर सकते हो। ये जो पहली क्लास में मैंने पढ़ाए थे ना, मैं उनका यूज कर रहा हूँ बार बार। पहली नहीं, सॉरी, दूसरी क्लास में जो बताए थे, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे कैसे चेंज करते हैं, शायद पहले में बताए होंगे ना, फर्स्ट में ही बताए थे। करो करो, लिखो लिखो, कहीं डाउट आ रहा हो पूछो। उसमें थोड़ा सा मेहनत है, उसको भी देखो बेटा, उसको भी मैं करके बताता हूँ। सुनो, आंसर निकाला कुछ? पहले भाई इसको डिवाइड किया होगा, पहले भाई तुमने इसको डिवाइड किया कैसे,
3 से डिवाइड करो भाई, ये आ गया कुछ ऐसे 6:1/3, 6 + 1/3। तो ये ऐसे लिख सकते हो 6 पाई + π/3 लिख सकते कि नहीं? बस खत्म। ये बन गया 10, 19 π/3 को लिख सकते हो 10 6 पाई + π/3। अच्छा 10 n π + थीटा का क्या फॉर्मूला होता बेटा? बोलो आर्यन, बता जल्दी बता। tan थीटा होता है ना, याद करो ना, आज यही तो पढ़ाए हमने। तो इस पूरे की जगह लिख सकता हूं मैं tan थीटा। π/3 का मीनिंग होता है 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू कितनी होती बच्चा? ये आंसर हो गया। समझ में आया? चलो आराम से जाओ।